आज का जो टॉपिक है वो भारत राज्य संघ और उसके जो क्षेत्र हैं उससे रिलेटेड है। किस प्रकार से भारत राज्यों का संघ बना और साथ साथ जितने भी राज्य बने, ठीक है, वो किस प्रकार और कब बने, उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको आज दी जाएगी। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ से भी निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हमने आपको बताया ही कि आपके कंटेंट में भी टेस्ट के फोल्डर है, वहाँ से भी टेस्ट दीजिए, या फिर आप लूसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव मार्केट से बुक ले लीजिए, या फिर ऐप से लूसेंट ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो पढ़ा जो सीखा वो आप इजीली बना ले रहे हैं। और ये हिस्ट्री में भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी में भी कर सकते हैं, पॉलिटी में भी कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है वो मैं आप लोग को बता दिया करता हूँ थ्योरी पार्ट में। ठीक है, वही सब क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे कि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब है यहाँ पे टॉपिक है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों के पुनर्गठन। बहुत सारे राज्य जो अभी बनाए गए वो पहले नहीं थे। सबसे लेटेस्ट राज्य आपने देखा कि तेलंगाना बना। ठीक है, तो बहुत सारे राज्य पहले जो शुरुआती चरण में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मात्र 14 राज्य ही थे, और अभी आपको पता होगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए वो भी चर्चा में थ्योरी पार्ट अभी जब मैं करूँगा पढ़ाऊँगा आपको तो उसमें करवाऊँगा। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। केंद्र का विनाश नहीं हो सकता है भारत में, लेकिन राज्य का विनाश विघटन हो सकता है। तो भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लेकिन अमेरिका की बात करेंगे, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो क्या है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। वहां का जो संघ है वो विनाश हो सकता है, लेकिन वहां के राज्य विनाश नहीं होंगे। तो उल्टा है, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, जबकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण तथ्य, कई बार अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी संघ है, लेकिन वो क्या है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। जबकि भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत का संघ का कभी विघटन नहीं होगा। भारत के राज्यों का विघटन हो सकता है, राज्य नए बनाए जा सकते हैं, जो राज्य हैं उसको विखंडित करके एक से ज्यादा राज्यों में बांटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन भारत को एक से ज्यादा भागों में खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट जो है समझने वाला है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। तो अब देखिए, जो राज्यों का संघ है भारत, उससे संबंधित जो आपके आबंध हैं, जो अनुच्छेद है, खास करके हम लोग अनुच्छेद 1 से आज पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है। कई बार पूछेगा कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है, आपको हमने बताया, जो संविधान सभा जब मुहर लगी थी तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए जो अनुच्छेद 1 जो है वो क्या है, उससे रिलेटेड है। संवैधानिक जो आबंध हैं, खास करके भारत राज्यों का संघ है और कौन कौन से भाग जो है भारत के अधीन है, उससे रिलेटेड जानकारी आपको आज इस चैप्टर में मिलेगा। इससे पहले हमने प्रस्तावना बताया था। प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया, यूएसए से लिया गया, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा।
कब संशोधन हुआ? तो 42वां संशोधन के तहत 1976 में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो अखंडता, जो 3 शब्द है तब जोड़े गए। तो ये सब क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको रिकॉल करते रहिएगा। केवल पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि बार बार जब आप रिकॉल करेंगे तब जाके आपके एग्जाम में ये जाएगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से जो पढ़ते हैं उसको बार बार रिपीट करते रहिए। 100 बुक पढ़ने से अच्छा एक ही बुक पढ़िए, लेकिन बार बार उसको रिपीट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर है, दर्शाता है भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है अनुच्छेद 1 क्या कहता है के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और जहां भारत शब्द का अर्थ क्या है? नाम है। भारत जो भारत कह सकते हैं, या भारत जो नाम परा है, ठीक है, वो भरत से परा है। और यहां पे संघ शब्द जो है शासन प्रणाली को इंगित करता है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली है, यानी संघीय व्यवस्था है। तो भारत जो संघ है वो यहां भारत शब्द नामकरण से है, नाम से है भारत का नाम। और शासन या संघ जो शब्द है यहां पे शासन प्रणाली को इंगित करता है या दर्शाता है। तो समझ गए होंगे भारत क्या है? एक संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भारत नाम है इस भूखंड का। ठीक है, चलिए उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो भी राज्य के अंदर जो राज्य क्षेत्र है वो तो भारत के संघ के पार्ट है ही। पहली उन अनुसूची में निर्दिष्ट संघ है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, तो बहुत सारे राज्य जो हैं बाद में अर्जित किए गए हैं। ठीक है, सिक्किम कभी देश हुआ करता था, उसको भारत में शामिल किया गया। तो इन सब को मिलाकर के जो है अनुच्छेद 1 में शामिल किया गया है। कौन कौन से राज्य, कौन कौन से क्षेत्र, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कभी वहां पे विदेशी कब्जा था, उसको भारत के अधीन कर दिया गया। लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, तो इन सब क्षेत्र पे कभी विदेशों का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, ये सब का कब्जा हुआ करता था, तो उसको भारत में बाद में चल के मिलाया गया। तो इन सब क्षेत्र को मिला करके जो है अनुच्छेद 1 में चर्चा किया गया है कि भारत के कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई भी राज्य चाहेगा कि भारत से हम अलग हो जाएं तो यह संभव नहीं है। पहले ही हमने बता दिया भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी भारत का जो संघ है वो कभी नष्ट नहीं होगा। राज्य नष्ट हो सकते हैं, इसीलिए अगर कोई राज्य चाहेगा कि हम भारत से अलग हो जाएं तो यह संभव नहीं है, याद रखिएगा। अर्थात भारत वही शब्द है यहाँ पे, भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी जो संघ है, केंद्र है, उसका विनाश भारत का नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि ये लाइन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। यही था अनुच्छेद 1, और एक एक अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको क्लास में चर्चा करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए पॉलिटिकल साइंस है, अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रटिएगा तो फिर आपके एग्जाम में जाते जाते आप इसको भूल जाइएगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, और इजिली आप इसको 15 दिन 20 दिन अगर मेहनत कर लेंगे अच्छे से, 1 महीना मैक्सिमम, तो आप 40 में से 35-36 इजिली सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप लोग अच्छे से बार बार पढ़िए, और ये सेक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ के गए तो क्वेश्चन गलत नहीं बनता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है उसके बारे में? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का प्रवेश भी किया जा सकता है भारत में, जैसे सिक्किम को प्रवेश किया गया, या जो राज्य है उसी को खंडित करके नए राज्य की स्थापना भी की जा सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। तो यही कहता है अनुच्छेद 2 कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 2। इसके अनुसार संसद को 2 प्रकार की शक्ति दी गई है। एक तो आपको कोई भी नया राज्य क्षेत्र है, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, यानी जो पहले से विद्यमान राज्य हैं जो भारत के संघ में शामिल नहीं है, या केंद्र सत्ता नहीं है वहां, जैसे होता है केंद्र शासित प्रदेश,
तो उसको जो है संसद संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति पहले से स्थापित किंतु भारत के संघ में शामिल नहीं है। अगर मान के चलिए कोई राज्य है जो भारत का संघ का पार्ट नहीं है और पहले से वो राज्य है, तो उसको भी मिलाने की शक्ति भारत के संसद को है और भारत की संसद उसका प्रयोग करके भारत में उसको मिला सकती है। याद रखने वाली बात है, जैसे आपका सिक्किम है, कभी देश हुआ करता था। अनुच्छेद 2 को क्या कहता है कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी कितने बार पूछा है कहना मुश्किल है। यह क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जो अभी आपका 68वीं एग्जाम हुआ था, 69वीं, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा था कि इसमें 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया। तो कई बार पूछेगा सिक्किम को कब शामिल किया गया, तो 1975 ईस्वी में। इससे पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का पार्ट बनाया गया, भारत के संघ में शामिल किया गया, राज्य की दर्जा दी गई। ठीक है, तो राज्यों के समकक्ष बनाया गया कब, तो 1975 में केमा संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिएगा वह संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन के तहत किसको, सिक्किम को, जो कि एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, वो भारत का राज्य बना। तो ये अनुच्छेद 2 के तहत ही बनाया गया, यानी नए राज्य क्षेत्रों को भी भारत में शामिल किया गया। ठीक है, अब आ जाइए अनुच्छेद 3 क्या कहता है। नए राज्यों का निर्माण हो सकता है और वर्तमान राज्यों की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत कोई राज्य, अगर मान के चलिए आसपास का पड़ोसी कोई गांव मिल रहा है दो राज्यों के बीच में, तो अगर चाहे तो अदला बदली, अगर सीमा रेखा एक जैसा बनाना हो तो वो अदला बदली करके कर सकता है राज्य। और साथ साथ अगर कोई राज्य नाम परिवर्तन, जैसे पहले उड़ीसा था ओडिसी हो गया है, ठीक है, तो ओडिशा हो गया है ना, पहले उड़ीसा था, पहले संयुक्त प्रांत यूपी का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, अब ओडिशा है, उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया। तो कहने का अर्थ है कि उसका नाम में परिवर्तन या जो वर्तमान में राज्य हैं उसको भी तोड़ के अन्य दो खंड, जैसे पहले बिहार बंगाल बहुत पहले एक ही हुआ करता था, फिर झारखंड बिहार से ही अलग हुआ, 1936 में बिहार से ही आपका उड़ीसा भी अलग हुआ, 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी अलग हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ही हुआ, लेकिन जो परिवर्तन हुए, जो राज्य बने, उसको हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत उसको नहीं मानेंगे कि संविधान संशोधन हुआ, जान लीजिए, इसको अनुच्छेद 3 में ही रखा गया है। वही चीज आपको यहां पे अनुच्छेद 4 कहता है। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र और नामों का परिवर्तन अनुच्छेद 3, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह कोई संविधान संशोधन नहीं है। अनुच्छेद 4 यही कहता है अगर कोई नया राज्य भारत के संघ में शामिल होता है या नाम परिवर्तन होता है या क्षेत्र की सीमा में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 यही कहता है बस। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 समझ गए होंगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि उसमें नए राज्य शामिल किए जा सकते हैं संसद के द्वारा। 3 कहता है कि उसका नाम में परिवर्तन या जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि या कमी की जा सकती है। चौथा कहता है जो इसमें नाम में परिवर्तन या अन्य जो बदलाव होगा उसको संविधान संशोधन का पार्ट नहीं माना जाएगा। बस ये 4 अनुच्छेद आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, उसके बाद आते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। आपको पता होगा जब देश आजाद हो रहा था तो भारतीय नेतृत्वकर्ता के पास भी एक जिम्मेदारी थी कि भारत एक बना रहे, खंडित ना हो। एक तरफ मुस्लिम लीग जो है वो एक अलग देश के निर्माण का सोच रहा है कि एक पाकिस्तान बने, और भारत के भी बहुत सारे जो देशी रियासत हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहते हैं। जो 1947 का अधिनियम आया
उसके तहत अंग्रेजों ने देसी रियासतों को छूट दे दी। जो देसी रियासत भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहें, जो देसी रियासत पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान चले जाएं, जिनको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र रहे। तो लगभग 500 टोटल मान के चलिए 552 देसी रियासत थे, जिसमें 549 तो भारत में इजीली शामिल हो गए, लेकिन 3 देसी रियासत जो थे भारतीय क्षेत्र के अधीन, भारतीय उपमहाद्वीप के, उसमें हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, ये जो है स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी हम किसी देश के भाग नहीं बनेंगे। आगे चल करके जूनागढ़ को जो है वहां के जनता के मत के आधार पर जो है वहां की जनता किधर जाना चाहती है उसके आधार पर भारत में मिलाया गया। हैदराबाद मानने को तैयार नहीं था। जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र रूप से ही रह गया। बाद में आगे चल करके 1948 में आपको पता होगा पाकिस्तान जब उस पर कब्जा करने लगा, तब जा करके उसको भारत में, जो वहाँ के राजा हरि सिंह थे उसके माध्यम से जो है भारत में मिलाया गया, जो अब जा करके जो है आपका 370 धारा हटाया गया, जो कश्मीर में स्पेशल उसको प्रावधान दिया था। तो कहने का अर्थ है जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारा देश जो, एक तो अंग्रेज जो भारत का पार्ट था जहाँ पे ब्रिटिशर्स शासन किए, वो तो भारत का पार्ट हो ही गया, लेकिन जो देसी रियासत थे उसको 1947 के अधिनियम के तहत जो स्वतंत्र रहने की जो छूट दे दी गई, किधर जाना है उसको छूट दे दी गई, तो यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ी हो गया। तो उस समय भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके प्रयास से जो है भारत को एक किया गया, एकीकृत किया गया। तो उन सब घटनाओं के भी बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देसी रियासतों का एकीकरण, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था। एक ब्रिटिश भारत जहां पे अंग्रेज शासन करते थे, में 9 प्रांत आते थे, प्रांत मतलब कह सकते हैं राज्य, और 552 देसी रियासत थे जो छोटे छोटे रियासत थे, राजाओं के रियासत थे। 549 भारत में आसानी से शामिल हो गए, लेकिन जो 3 था, जूनागढ़, ठीक है, दूसरा हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीनों का हम स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत में शामिल नहीं होंगे। तो आगे चल करके जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़, चूंकि जूनागढ़ हिंदू बाहुल्य था, वहां का केवल शासक मुस्लिम था, तो उसको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। वही बात कराने का था जम्मू कश्मीर का भी, लेकिन सरदार पटेल को पता था कि अगर वहां जनमत संग्रह हुआ तो मैक्सिमम आबादी मुस्लिम है, तो वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे, और भारत के लिए जरूरी है वह क्षेत्र। अगर भारत पाकिस्तान को देगा तो भारत की सुरक्षा हर हमेशा खतरे में रहेगी। तो इसको देखते हुए उस क्षेत्र को जो है वहीं पे जो है छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी हो सकती है समस्याएं होगी उस समय के नेतृत्वकर्ता के पास। हम लोग इजीली सोच लेते कि सरदार पटेल ने जब हैदराबाद को मिला लिया तो आखिर जम्मू कश्मीर को फिर क्यों नहीं मिलाया था। यह भी बात सोचने वाली बात है कि हैदराबाद को डरा धमका के भारत में मिलाया गया उस समय, नहीं तो अटैक होता, उस पर युद्ध होता हैदराबाद से, तो फिर जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां होगी, हो सकता है कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो सही होगा, जो नेतृत्वकर्ता ने जो सोचा। कई बार इसको लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन समय समय की बात होती है। हर एक समय जो होता है कि कई जो घटनाएं घटित होती है वो किसी को पता नहीं होता कि आगे चल करके क्या हो जाएगा, बाद में अनुभव होता है, एहसास होता है। जैसे पंचशील समझौता को लेकर के भी पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, ये भारत चीन भाई भाई को लेकर के भी आगे चल करके जो है उसको यूएनओ में जो अस्थायी सदस्य की मान्यता दिलाने में भी भारत ने भूमिका निभाई। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि कुछ जो विश्वास होता है कई पड़ोसी देशों पे, वो कई बार टूट जाता है, तब जाके लोगों को यहाँ पे जो है नेतृत्वकर्ता को भी लगता है कि गलती हुई थी। तो चलिए, यहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का मामला इसी प्रकार का था, देसी रियासत वाली बात थी, क्योंकि 1947 का अधिनियम ही था जिसके तहत देसी रियासतों को स्वतंत्र रहने की छूट दी गई थी। ठीक है, चलिए, 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया। फिर आगे चल करके जब 1949 संविधान बन ही रहा है तो भारत के जो भी राज्य हैं उसको 4 भागों में बांटा गया, क ख ग घ। ठीक है, तो
जो भाग क था उसके तहत वो राज्य थे जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांत कहलाए थे, जो 9 थे, जैसे असम हो गया, बिहार हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया। ये सब जो राज्य थे वो प्रांत के रूप में 9 जो थे वो प्रांत के रूप में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शामिल थे। ये तो भाग क के अंतर्गत रहे। दूसरा था भाग ख, जो बड़े आकार के देसी रियासत थे, खास करके हैदराबाद, मैसूर, इन सबको भाग ख में रखा गया। भाग ग, छोटे देसी रियासत, बहुत छोटे छोटे रियासत को जो है भाग ग में रखा गया। ठीक है, मुख्य आयुक्त के शासन या कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र जहां राजा के द्वारा शासन किया जा रहा था। छोटी रियासत जैसे अजमेर हो गया, बिलासपुर हो गया, कूच हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनको भाग ग के तहत रखा गया। और भाग घ वैसे क्षेत्र जो कि विदेशों से अर्जित राज्य थे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दादर नागर, ये सब जो है विदेशों से जो अर्जित हुए, जो वहां से विदेशी भागे या गए बाहर, तो भारत में अपने क्षेत्र में चूंकि उसका समुद्री एरिया में भारत का आता है तो उस पे भारत का कब्जा हुआ। तो इस प्रकार से भारत के राज्यों को 4 भागों में क ख ग घ में बांटा गया। क हो गया जो मेन बड़े राज्य हैं, प्रांत है, 9 हो गया। ख हो गया जो बड़े बड़े देसी रियासत हैं, जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया। तीसरे के अंतर्गत आपके छोटे छोटे देसी रियासत, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश, अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, दिल्ली हो गया। और चौथा जो छोटा छोटा टापू जो था, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में आता था, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब को भारत के राज्यों में शामिल किया गया। तो 4 प्रकार से 1949 में राज्यों का बंटवारा किया गया। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जाएगा कहना मुश्किल है, अच्छे से आप लोग समझ करके इसको रखिए। चलिए, एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। अब यहां पे जो तथ्य है वो है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी बार बार अपने एग्जाम में राज्य पुनर्गठन आयोग से क्वेश्चन पूछते रही है और उम्मीद कीजिए कि आपके एग्जाम में भी पूछ सकती है। ठीक है, तो यहां पे जो है राज्य पुनर्गठन आयोग है वो क्या है, देखिए जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। ऐसा 1948 में ही जब संविधान की प्रक्रिया बन रही थी, संविधान बन रहा था, तो उसी समय एक एस के धर जो यहां नेतृत्व करता है, उनकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय की राज्यों का गठन किया जाए। भाषा के आधार पे जहां पे जो भाषा के लोग हैं उसको एक राज्य की श्रेणी दी जाए, ऐसा किया गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, देखिए दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी हुआ का गठन किया गया। भाषा के आधार पे ही राज्यों का गठन किया जाए। जेबीपी फॉर हो गया जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया पी फॉर हो गया, और वी फॉर हो गया वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सांसद वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसी को जेवीपी, कई बार पूछ देगा जेवीपी कमेटी में कौन कौन से सदस्य थे या नहीं थे, दे देगा। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी सीतारमैया, वी से वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा ये तीनों इसके नेतृत्व करता थे जेवीपी समिति के। ठीक है, तो इसके नेतृत्व में जो गठित हुआ तो उसका भी उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो। ठीक है, गठित देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन देखा गया कि इससे देश की एकता जो अखंडता है उसमें बाधा पहुंचेगी, तो इस जो कमेटी का जो रिपोर्ट है या इस कमेटी को ही स्थगित कर दिया गया और बोला गया कि अभी वर्तमान में भाषा के आधार पर कोई राज्यों का गठन नहीं किया जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, यह जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पर जो है जो नेता हैं वो अपने भाषा को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर एक्टिव है। परंतु 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु जो कांग्रेस के नेता थे और उनका निधन हो गया। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि तेलुगु भाषा के राज्य का, तेलुगु राज्य का निर्माण हो। ठीक है, और वही अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल, अभी की तरह नहीं पीछे जाकर के अपना जूस उस पी लिए। पहले नेता ईमानदार थे, गांधी जी भी जब अनशन पे होते थे तो बिल्कुल भोजन पानी बिना एकदम मरने पे लोग, कितने लोग अनशन में मर जाते थे।
तो सरकार भी झुकता था, अब तो सरकार देखते रहता है, उसको पता ही जाके पीछे जाके समोसा लिट्टी खा के आके आगे बैठा हुआ है, तो छोड़ देता है, चलो भाई अनशन करते रहो, उसमें कुछ ईमानदार होंगे तो मारे जाते हैं। चलिए, तो परंतु 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु कांग्रेस के नेता के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित कर तेलुगु, जो मद्रास है चेन्नई, उसको तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, और आगे चल करके भाषा पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। कब हुआ? 1953 ईस्वी में निधन हो गया, अनशन पे बैठे थे, आंदोलन की तीव्रता बढ़ गई, मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर, मद्रास को बांट करके तेलुगु भाषा पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश, यानी मद्रास से ही अलग होकर के एक आंध्र प्रदेश राज्य बना। फिर आगे चल करके आंध्र प्रदेश भी 2014 में बट करके एक तेलंगाना राज्य बनाया। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब आते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या है? तो वही भाषा के ही आधार पर राज्यों का जो गठन होगा वो किस प्रकार से होगा, उसके लिए एक कमिटी बनाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि फजल अली आयोग क्या चीज से संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली आयोग क्या चीज से संबंधित है, तो याद रखिएगा, जो आपका फजल अली आयोग है वो क्या चीज से संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है? फजल अली आयोग तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग है। यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा, जान लीजिए। हम लोग को पहले से पता रहता है कि बीपीएससी क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, और वही चीज हम आपको बताते हैं, क्योंकि पहले से जो बीपीएससी का एक पैटर्न है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछता है उस चीज को हम लोग इंफेसाइज करते, जोड़ देते हैं आपको कि इसको जानिए, इसको यहां से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। बाकी ऑब्जेक्टिव सब लोग, बहुत सारे मैक्सिमम टीचर तो ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाते हैं, अपना 150 क्वेश्चन लाए और आप लोग को भी मजा आता है, टिक लगा के लाते हैं, आपको सुनाते हैं, आप भी सुनते हैं अच्छे से, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग पूछता है, फिर भटक जाते हैं, 2 4 5 नंबर से आप रह जाते हैं, सही टीचर सही गाइडेंस की कमी के कारण। ठीक है, तो पढ़ना एक तरीका है, कला है, एक बार अच्छे से पढ़िए ना, कॉन्सेप्ट पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। केवल ऑब्जेक्टिव रट्टा मार के जाइएगा, आसान तो होगा उस समय रटने में, लेकिन वह जो है फिर जो छूटिएगा, नौकरी नहीं होगा तो उसका दर्द जीवन भर रहेगा, जान लीजिए। उससे अच्छा है मेहनत करके अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अभी तो ऑनलाइन क्लास में कोई लाख लुक फीस कोई टीचर लेते नहीं है, बहुत न्यूनतम फीस में जो भी अच्छे टीचर है, कोई जरूरी नहीं कि हम ही से जुड़िए, जो भी आपको लगे अच्छे टीचर हैं जो थ्योरी पे विशेष फोकस कर रहे हैं उनसे जुड़िए। ठीक है, और पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपको तभी बनेगा। चलिए, रट करके केवल आप ग्रुप डी का भी अब एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा, टीचर में तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में। चलिए, फजल अली आयोग, दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। 2 अन्य सदस्य के रूप में के.एम. पनिकर थे और H.N. कुंजरू थे। तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सदस्य फजल अली आयोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दे देगा, एक तो फजल अली देगा ही, दूसरा के.एम. पनिकर देगा, तीसरा H.N. कुंजरू देगा, चौथा दे देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे देगा, या कुछ और नाम दे देगा, तो वो संबंधित नहीं होंगे। तो ये तो पढ़ेंगे थ्योरी तभी पता चलेगा। इस आयोग ने 1955 में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार लिया गया, यानी अब स्वीकार लिया गया, यानी फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पे 1955 में जो रिपोर्ट आया उसके, ये भी पूछ सकता है कि कब रिपोर्ट पेश किया गया, तो 1955 में। अब क्या हुआ कि भाषा के आधार पे, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हो जाएगा, मराठी से महाराष्ट्र बन जाएगा, तेलुगु से तेलंगाना बन जाएगा, मद्रास बन जाएगा, अलग अलग भाषा जो है उस क्षेत्र का, ओडिया बोलने वाला ओडिसी उड़ीसा बन जाएगा। ठीक है, बंगला बोलने वाला बंगाल बन जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से जो है राज्यों के गठन को स्वीकार किया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। यानी, लेकिन एक बात और भी आयोग ने रिपोर्ट दिया कि एक भाषा एक राज्य ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। हो सकता है कि एक राज्य में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग हों और रहेंगे। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो किया जाएगा, लेकिन यह सिद्धांत नहीं दिया जाएगा कि एक भाषा एक राज्य, यानी एक राज्य एक भाषा, ऐसा नहीं होगा। उससे क्या होगा, एकता और बहुत ज्यादा विखंडित हो जाएगा देश का।
चलिए, तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, जो 1956 में जो है आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। याद रखिएगा, कितने राज्य थे? तो 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो याद रखिएगा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? तो 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वो कौन कौन थे, और आगे चलकर जो अभी 28 राज्य बन चुके हैं उनका कब निर्माण हुआ, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही राज्य हुआ करता था। ठीक है, 1960 में बंबई, जो पुराना नाम है महाराष्ट्र और गुजरात मिला के बंबई हुआ करता था, उससे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग किया गया। एक राज्य यहां बढ़ गया, बंबई से महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया। कब? तो 1960 ईस्वी में, 1960 में, याद रखिएगा। दूसरा है दादर नगर हवेली। दादर एवं नागर हवेली 1961 ईस्वी में 10वां संशोधन द्वारा इसको भारत का पार्ट बनाया गया। पुर्तगालियों का शासन पहले ही यहां पे होता था। दादर नागर हवेली पे किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का, जिसको कि 10वां संविधान संशोधन यानी 1961 में भारत का राज्य में शामिल किया गया, भारतीय संघ क्षेत्र में शामिल किया गया। याद रखिएगा। अब है गोवा, जहां आप लोग जाते हैं टूरिस्ट पैलेस, दमन एवं दीप, इसको 1962 ईस्वी में भारत के संघीय क्षेत्र के रूप में इसको शामिल किया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। जैसे अभी जम्मू कश्मीर भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से। और आगे चल करके 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई। अभी सबसे छोटा राज्य के रूप में गोवा है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा गोवा की ही है। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ऐसे भारतीय संघ में वो शामिल कब हो गया था? तो 1962 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। अभी पुदुचेरी नाम हो गया पांडिचेरी का। पांडिचेरी जो है 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा ही इसको भी शामिल किया गया संघ में। पहले यहां पे पुदुचेरी, जो कि अभी पुदुचेरी कहलाता है, पांडिचेरी भी पहले कहलाता था, उस पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं 16वां राज्य जो है नागालैंड, उसको 1963 ईस्वी में भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। नागा पहाड़ी एवं त्वेंगसांग क्षेत्र को सम्मिलित करके, जो नागा पहाड़ी और त्वेंगसांग क्षेत्र है उसको मिलाकर के नागालैंड राज्य 16वां राज्य के रूप में 1963 ईस्वी में भारत का बनता है। 17वां राज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण, हरियाणा। हरियाणा 17वां राज्य के रूप में 1966 ईस्वी में पंजाब से अलग होकर के, देखिए एक पहाड़ वाला जो पंजाब का पार्ट था वो हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। जो पहाड़ी एरिया था, पंजाब का ही पहाड़ी एरिया हिमाचल प्रदेश बनेगा। जो मैदानी भाग था वो दो भाग में बटा, एक आपका पंजाब ही रहा, एक हरियाणा हुआ और एक तीसरा हिमाचल प्रदेश हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 17वां राज्य हरियाणा है, 1966 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ पंजाब से अलग होकर के। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका चंडीगढ़, इसका भी निर्माण, चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। 1966 ईस्वी में यह भी पंजाब से ही अलग होकर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना। यानी चंडीगढ़ अपने आप में यहाँ पे कैपिटल भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल जो है आपका चंडीगढ़ ही है। 18वां राज्य जो है हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में बना, यह भी महत्वपूर्ण है, पंजाब की पहाड़ी क्षेत्र से पृथक होकर के। 19वां राज्य मणिपुर 1972 ईस्वी में बना। 20वां राज्य त्रिपुरा, ये भी मणिपुर और त्रिपुरा दोनों 1972 ईस्वी में बना। ये सब याद रखिएगा, बार बार पढ़िएगा तब याद होगा। ठीक है, 21वां राज्य मेघालय जो है 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वायत्त शासी के रूप में जाना गया। फिर 1972 में पूर्ण राज्य की दर्जा मेघालय को दी गई।
22वां राज्य सिक्किम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 1974 ईस्वी में, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा यह सिक्किम जो है भारत का पार्ट बना, ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र में आया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा आगे चल के 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन में हुआ। 35वां में वो 1974 में जो 35वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत वो भारतीय संघ क्षेत्र में आ गया था, लेकिन उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया अगले साल यानी 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। पहले यहाँ पे चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था, कहां पे, सिक्किम पे, यानी ये अपने आप में एक देश था, छोटा सा देश था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। 23वां राज्य मिजोरम जो है 1987 में बना। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में बना, सबसे भारत का पूर्वी राज्य के रूप में। 25वां राज्य गोवा दमन-दीप पुनर्गठन 1987 द्वारा हुआ। 26वां राज्य छत्तीसगढ़, ये तो आपको पता होगा, मध्य प्रदेश से अलग होकर के 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ भी बना। साथ साथ आपका 2000 में उत्तराखंड भी बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, और वही 28वां राज्य झारखंड भी 2000 ईस्वी में ही बिहार से अलग होकर के, यानी ये तीन राज्य पड़ोसी जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बन गया, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बन गया, और झारखंड बिहार से अलग होकर के ये 2000 ईस्वी में ही बना, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए 29वां राज्य तेलंगाना 2014 में, ये सबसे लेटेस्ट है। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 28वां राज्य बना, 29वां बना। अब क्या हुआ है कि आपका जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो केंद्र शासित प्रदेश में चला गया, ठीक है, तो यहां बच गया 28 राज्य। और कहिएगा कि पहले क्या था कि वहां पे 9 केंद्र शासित प्रदेश, तो एक जो दमन द्वीप है, ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोनों को मिला दिया गया, अब एक केंद्र शासित प्रदेश वो हो गया, यानी अभी वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एग्जाम में अगर पूछेगा तो यही मारिएगा, 28 राज्य, और ये पूछा भी गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार हमने पूछा और बताया भी शुरुआत में, जो पहले यूपी जो है पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को एक इसका नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश, यानी पहले जो संयुक्त प्रांत था 1950 से पहले उसको उत्तर प्रदेश कब कहा गया, तो कब, तो 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। चलिए 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर जो कोचीन के नाम से जाना जाता था उसका नाम केरल रख दिया गया, ठीक है, कब, तो 1956 में, यानी त्रावणकोर कोचीन का नाम कब केरल किया गया, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ठीक है। 14 जनवरी 1969 ईस्वी को मद्रास का ही नाम बदल करके तमिलनाडु किया गया, तो पूछ देगा मद्रास का वर्तमान में क्या नाम है, तो तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद 1973 ईस्वी में मैसूर का ही नाम बदल के कर्नाटक किया गया, कब किया गया, 1973 ईस्वी में। 1 नवंबर 1973 ईस्वी को लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप दीवी, ये सब को मिलाकर के लक्षद्वीप नाम रखा गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का ही नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम बदल के पुदुचेरी किया गया, और 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का नाम बदल करके 2011 में ओडिशा कहा किया गया। उड़ीसा था पहले, अब हो गया ओडिशा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, इसलिए हमने कोई चीज छोड़ा नहीं है। आपको जो जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं मुझे पता है कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सारे तथ्य को हमने शॉर्ट में ही आपको कंसाइज करके ही दे दिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसान हो, सारे तथ्य महत्वपूर्ण भी आ जाए, आपको समझ में भी आ जाए, और एग्जाम में जब यहां से क्वेश्चन पूछे तो दनादन आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत का जो 100वां संविधान संशोधन है जो 2015 में हुआ था, वो भारत और बांग्लादेश के कुछ भूभाग को अदला बदली को लेकर के हुआ था, क्योंकि कुछ भाग ऐसे थे भारत के जो बांग्लादेश में जा रहे थे और वो हिंदू बाहुल्य थे, उनकी जो सभ्यता संस्कृति थी वो भारतीय थी, और कुछ जो भारतीय क्षेत्र में आ गया था बांग्लादेश का पार्ट, जहां पे लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और उनके रिलेटिव्स बांग्लादेश में रहते थे। तो वहां पे समझौता हुआ कि कुछ गांव भारत को दे दिए गए जो भारतीय, जो हिंदू धर्म मानने वाले थे या भारतीय संस्कृति फॉलो कर रहे हैं,
और कुछ गांवों को बांग्लादेश को दे दिया गया जो इस्लामिक थे, और खास करके जो उनकी सभ्यता संस्कृति और जो वहां पे उनके रिश्तेदार वगैरह थे तो उनको अलग अलग करके यहाँ पे आपस में अदला बदली की गई। तो 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ भूभाग पर जो है अदला बदली को लेकर के है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से केंद्र राज्य संबंध बोल रहा हूं मैं, भारत एक राज्यों का संघ है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र और राज्य पुनर्गठन आयोग, और कब कौन से राज्य का निर्माण हुआ, वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कब हुआ, शुरुआत में कितने देशी रियासत थे, कितने राज्य थे, ये सब की जानकारी हमने आपको दे दी। कितने संगठन बनाए गए, आयोग बनाए गए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए। फिर अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 क्या चीज से संबंधित है उसका भी जिक्र हमने अच्छे से आपको किया, समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को फिर से देखिएगा, और जब तक समझ में नहीं आए बार बार देखते रहिएगा। और लुसेंट ऑब्जेक्टिव का या तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर मार्केट में भी बुक आता है उसको खरीद के। लुसेंट तो सबको पता ही रहता है, जनरली मार्केट में ये बुक तो फेमस है ही, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए या आपको जो भी इच्छा लगे अच्छा लगे वो बुक का प्रैक्टिस सेट कीजिए। बाकी हमारे जो कंटेंट है उसमें भी बहुत सारे टेस्ट भी डाले गए हैं, ठीक है। तो ये सब करते रहिए जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्जाम में बेहतर करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही पे रहने देते हैं। क्या आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया?